नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको इंडियन इकोनॉमी की फीचर बताएंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब आप समझते हो कि इंडिया का ग्रोथ किस तरीके से हुई तो हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उससे हम आपको ये पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करा रहे हैं जिससे कि आपको पता रहे कि आखिरकार इंडिया ने अपना डेवलपमेंट किस किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स किस तरीके के रहे थे। तो सबसे पहला फीचर रहा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्टिविटी अलग होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना प्रोडक्शन किया और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है एवरेज। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय आप देखोगे तो इंडिया में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक, यानी कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइजर थे नहीं, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय इंडिया का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो थी। अगर हम बात करें कि कितनी लो थी तो इसके लिए हम कुछ डेटा जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1947 के मुकाबले 1913-14 के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो जो वीट और राइस का प्रोडक्शन है वो 4.6 टाइम कम था और 3.6 कम था 1947 में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1947 के मुकाबले जो 2013-14 है वहाँ पर वीट और राइस दोनों का ही प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लगभग 5 गुना हो गया है वीट का प्रोडक्शन और लगभग 4 गुना हो चुका है राइस का प्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय हम क्या करते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हम मतलब हाथ से बने हुए हलों का प्रयोग करते थे और इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन करते थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कम था। मतलब अगर हम बात करें 1947 में तो 1947 में वीट का जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर 550 किलोग्राम है, यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पर हम केवल 550 किलोग्राम ही गेहूँ का उत्पादन कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में ये बढ़कर लगभग 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत लोअर लेवल पे रहे हैं। इसके अलावा जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कभी प्रोडक्शन कम होगा, और इसकी वजह ये थी कि हम बेसिकली हमारी जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर रहा है वो मानसून पे डिपेंड रहा है। अच्छा मानसून होने का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्शन, ख़राब मानसून होने का मतलब है ख़राब प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन। तो मानसून पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी रही कि हमारे पास में लगातार बार बार फेमनीज आते रहे, जिसमें आपको पता होगा बंगाल में 1943 में फेमनी आया, अकाल पड़ा, जिसमें कहते हैं कि लगभग 3 मिलियन पीपल जो हैं वो लोगों की मृत्यु हो गई केवल और केवल बंगाल की वजह से। और बच्चों ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी भी सर्वे हैं जिसमें ये बताया गया है कि खास तौर पे बंगाल का जो अकाल है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरीके से ना होने की वजह से हुआ, यानी कि भारत के और राज्यों में प्रोडक्शन था लेकिन वहाँ से बंगाल तक अगर प्रोडक्शन पहुँचा देते तो इतने सारे लोगों की मृत्यु वहाँ पे नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय केवल 17% लैंड ही ऐसी थी जहाँ पर कल्टीवेटेड करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 48% लैंड पर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ मौजूद है, यानी कि वर्तमान में भी इंडिया का लगभग आधी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आज भी एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में भी। इसके अलावा लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली हमारा जो इनकम है उससे सेविंग और उससे बाद इन्वेस्टमेंट करने पर ब्रेस डालता है, यानी कि भारत में जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय आपको पता होगा जमींदारी सिस्टम था, टेनेंसी सिस्टम रहा, यानी कि जमींदार ज़मीन को किराए पर देता था जोतने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन ज़मीन का जो असली मालिक था वो कोई और होता था। बेसिकली वो इनएक्टिव मेंबर था, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था, उसका काम केवल रेंट वसूलना था, केवल प्रोडक्शन में अपनी हिस्सेदारी लेनी थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई फार्मर इन्वेस्टमेंट करता है
तो उसके मन में भी ये डर था कि अगर मान लीजिए कोई वो कुआं खुदवा देता है तो उसको भी वहाँ से सिस्टम से हटाया जा सकता है बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी रोक टोक के। इसीलिए न तो फार्मर कोई इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा जोर देता था, ना ही जो लैंडलॉर्ड है वो ज़्यादा फोर्स करता था। इसी की वजह से अगर आप बात करोगे कैपिटल फॉर्मेशन की तो लगभग 5% ही जो था वो कैपिटल फॉर्मेशन था, यानी कि 100 रुपये अगर जीडीपी कमा रहे हैं तो उसका 5% जाकर ही इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर में यूज होता था, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लोअर लेवल पे बनी रही। तो दोस्तों ये सारे की सारी बातें आपको समझनी है। इसके अलावा सब डिवीजन और एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि ज़मीन के टुकड़े इतने छोटे छोटे थे। देखिए जो एग्रीकल्चर है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसकी ज़मीन पर एग्रीकल्चर करने के लिए ज़रूरी है कि आप मशीनों का यूज़ करें, आप अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करें, लेकिन उसके लिए पर्याप्त ज़मीन होनी चाहिए। अगर ज़मीन बहुत छोटी है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब आप 1 हेक्टेयर ज़मीन को जोतने के लिए भी आपको ट्रैक्टर चाहिए और 100 हेक्टेयर ज़मीन को जोतने के लिए भी आपको ट्रैक्टर चाहिए। इसका मतलब आपको ट्रैक्टर तो कम से कम एक चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से अगर आप 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और अगर आप 100 हेक्टेयर भूमि के मालिक हो तो आपको कम कॉस्ट आएगी। यानी कि जब हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में सक्सेशन सिस्टम रहता है, यानी कि बाप की ज़मीन पुत्र को मिलेगी और पुत्र की ज़मीन उसके पुत्र को मिलेगी। इसकी वजह से लगातार लैंड का सब डिवीजन होता चला गया। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की भी पॉलिसी इस तरीके की थी कि उन्होंने भी लैंड को सीलिंग करने के लिए या कंसोलिडेट करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया, यानी कोई लैंड रिफॉर्म। हालांकि लैंड रिफॉर्म अंग्रेज़ों के ज़माने में भी शुरू हो गए, लेकिन उस तरीके से लैंड रिफॉर्म नहीं हुए थे जो कि आज़ादी के बाद हुए। Farmers land could be spread across different villages, reducing efficiency। तो दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग 1951 इज अराउंड 2.5 हेक्टेयर, और इस इतनी ज़मीन पर लगातार अच्छी मशीनों का यूज़ करना, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करना लगभग किसानों के लिए इम्पॉसिबल रहा। इसके अलावा दोस्तों कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो फूड ग्रेन पर बेस्ड था, यानी कि इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट था कि अपने लिए गेहूं, चावल, दालें ये सफिशिएंट मात्रा में बना सकता था। लेकिन इसको हम कैश क्रॉप नहीं बोलते क्योंकि इसके प्रोडक्शन के बाद इसको बिक्री करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन जो इंग्लैंड था, बेसिकली इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन चाहिए था, इंडिगो चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रोडक्शन इंडिया के किसानों को प्रमोट किया गया। बेसिकली जिसको गेहूं या चावल खरीदने हैं, पहले किसान अपनी खुद की गेहूं चावल बना लेता था, बाद में उसको कहा गया कि आप कॉटन बनाओ, आप इंडिगो बनाओ और हम आपको कैश देंगे, और उसके बदले वो फिर गेहूं चावल खरीदेगा। इसका नुकसान दोस्तों ये हुआ कि इंडिया में जो कई बार फैमिली देखने को मिली है ब्रिटिश रूल में, और 1943 में बंगाल के अंदर जो फैमिली आई है जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए, वो देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी का सबब है। तो यहाँ पे दोस्तों यही सब बातें बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली ब्रिटिश पीरियड में इंडिगो, कॉटन, जूट, टी इस तरीके की चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी देश में बढ़ी, जिसकी वजह से कुपोषण बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को पर्याप्त मात्रा में फूड उपलब्ध नहीं हो पाया। और ये सब प्रॉब्लम की वजह से ही देश में आप कह सकते हो एक तरीके से बार बार जो आपने इतने सारे क्राइसिस देखे हैं वो देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों एक फीचर रहा एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदारी एंड मनी लेंडर्स। तो दोस्तों जिस समय इंग्लैंड पीरियड था उसमें परमानेंट सेटलमेंट के नाम पे जमींदारी सिस्टम शुरू किया। बेसिकली जमींदार ज़मीन का मालिक बना दिया गया, वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। गवर्नमेंट को वो जितना मर्जी टैक्स दे, लेकिन मतलब गवर्नमेंट को टैक्स तो वो देगा, लेकिन किसानों से कितना भी वो टैक्स वसूलने के लिए फ्री था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसानों से लगातार टैक्स वसूला जा रहा था, ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूला जा रहा था, और कई बार उनकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं होती थी जितना कि उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ये हुआ कि जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर में फार्मर हैं, उनको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉयटेशन मिला और एक तरीके से वो क्रोनिकल डेप्ट में फंसते चले गए। यानी कि बार बार उनको एक तरीके से ये परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी कि लैक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ, रूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, आप कह सकते हो बैकवर्डनेस थी। वहाँ पे ना तो कोई वेयर हाउस था, ना कोल्ड स्टोरेज थे, ना ट्रांसपोर्टेशन अच्छे थे, ना रूरल क्रेडिट सिस्टम अच्छा था। इन सब की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति, किसानों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब थी। इस तरीके की बातें आपको समझनी है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपको समझना है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थी। हमारे सीड अच्छे थे नहीं, हमारे पास प्रॉपर फर्टिलाइजर थे नहीं। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के अंदर लगातार प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन लगातार कम बना रहा। इसके अलावा दोस्तों पॉवर्टी और बैकवर्डनेस बहुत ज़बरदस्त थे। लोग आमतौर पर अपने सस्टेन लेवल पे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। पैसा उनके पास था नहीं। जब पैसा नहीं था तो गरीबी की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। देश की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बहुत ख़राब थी। तो दोस्तों जिसकी वजह से रूरल इंडिया इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी। तो दोस्तों इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय इंडिया की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री, एक बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में काम कर रहा था। तो 1947 के बाद फिर इंडिया ने अपना डेवलपमेंट प्रोसेस आगे किया। उसके बारे में दोस्तों हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि आखिरकार इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे। आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार इतने बैकवर्डनेस के पीछे क्या कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों वो बताऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा भी आपसे के साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसमें बताया गया है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी 1957 में ये इसका जो शेयर है जीडीपी में एग्रीकल्चर का वो लगभग 50% था और वर्तमान में बात करें तो ये लगभग 18% है। इससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर का रोल देश की जीडीपी में कम हुआ है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी देश डेवलप होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और प्राइमरी सेक्टर का कम होता है। इसके अलावा दोस्तों जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, वहाँ पर 70% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, जो कि अब घट के लगभग 42% रह चुकी है। लेकिन वर्तमान में भी ये काफ़ी ज़्यादा है, खासतौर पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट कंट्री के मुकाबले। इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले 50 मिलियन टन के आसपास था और अब ये लगभग 330 मिलियन टन के आसपास है। वीट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो थी वो 550 थी, जो कि करंट में 3500 प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा राइस प्रोडक्शन 650 था, जो कि करंट में 2900 है। इसके अलावा दोस्तों ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है, यानी कि जहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, आज़ादी के समय मात्र 17% एरिया था नेट, जो कि अब करंट में 48% है। एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करें तो करंट उस समय 2.5% हेक्टेयर थी और करंट में ये घटकर 1.08% रह चुकी है। तो ये बेसिकली डेटा आपके साथ शेयर किया ताकि आपको इंडिया की जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है 1947 में और करंट की कंडीशन के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया में इतनी खराब स्थिति क्यों रही। तो दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर को खराब करने की सबसे बड़ी वजह रही लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश पीरियड में 3 तरीके के सिस्टम चलते थे, जिसको हम बोलते हैं जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों की वजह से ही एग्रीकल्चर का वो बहुत नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा पिछड़ापन मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं और इसकी शुरुआत 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में की गई। बंगाल के अलावा इसको बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। बेसिकली जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार है उसको लैंड का परमानेंट ओनर बना दिया जाता था, उसको मतलब एक तरीके के लैंड का मालिक बना दिया कि भाई आज से ज़मीन के मालिक तुम हो, और उसकी जिम्मेदारी होती थी किसानों से टैक्स वसूलने की और गवर्नमेंट के पास जमा कराने की। बेसिकली इस पूरे के पूरे सिस्टम में किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण इसलिए हुआ, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को तो वो फिक्स अमाउंट में टैक्स देता था, लेकिन कई बार किसानों से वो इतनी ज़्यादा 80% तक एक तरीके से फूड ग्रेन का 80% तक वो खुद ले लेता था जमींदार। तो इस तरीके से जमींदारी सिस्टम की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई
और इसकी वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर को में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि इसकी वजह से जब एग्रीकल्चर में इनकम जनरेट होगी ही नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। इसके अलावा एक सिस्टम रहा रॉयतवाड़ी सिस्टम। रॉयतवाड़ी सिस्टम जो है वो मद्रास, बॉम्बे और आसाम में यूज़ किया गया और इसको स्टार्ट कराने वाले थॉमस मुनरो थे, मुनरो। तो बेसिकली इसके अंदर डायरेक्ट सेटलमेंट होता था गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में, जो रैयतवाड़ी कहलाता, रॉयत कहलाता था। मतलब इसके अंदर क्या होता था बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। तीनों सिस्टम में बीच में देखिए, यहाँ पे एक जमींदार है, मान लीजिए जमींदार है और ये किसान है, बहुत सारे किसान हैं, और ये गवर्नमेंट है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है। तो ये क्या करता था, इन सबसे टैक्स वसूलता था, इन सबसे टैक्स ये वसूलेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा। रैयतवाड़ी सिस्टम में जैसे हम आज की डेट में करते हैं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वही सिस्टम था रैयतवाड़ी सिस्टम में, जिसके अंतर्गत बेसिकली जो किसान था, जो कल्टीवेट करता था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता था। लेकिन इसका जो टैक्स रेट था वो लगभग 50% के आसपास था, यानी कि 50% तक टैक्स एग्रीकल्चर किसानों को देना पड़ता था, आप कह सकते एक तरीके से गवर्नमेंट को। इसके अलावा मारवाड़ी सिस्टम भी हुआ करता था, जो कि पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश में था। इसके अंदर एक कम्युनिटी होती थी, महाल जिसे बोलते हैं, एक तरीके से ग्राम सभा बोल सकते हो, विलेज कम्युनिटी होती थी, और विलेज का विलेज पूरी तरीके से मिलाकर गवर्नमेंट को टैक्स देता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम में एक जमींदार बना दिया, वो सभी किसानों से टैक्स वसूलेगा और गवर्नमेंट को देगा। महलवाड़ी रॉयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा, और महलवाड़ी सिस्टम में विलेज एक यूनिट मानकर टैक्स लगाया जाएगा पूरे के पूरे विलेज पर, और विलेज के जो लोग हैं वो मिलकर टैक्स देंगे गाँव के जो एक तरीके से कमेटी को, और वो कमेटी गवर्नमेंट को टैक्स देने का काम करेगी। तीनों ही सिस्टम ने इंडिया की एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया वो था जमींदारी सिस्टम। इसीलिए जब इंडिया आज़ाद हुआ, क्योंकि अब आप पढ़ोगे कि आखिरकार लैंड रिफॉर्म किस तरीके से हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताने का पर्पज ये है कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। इसके अलावा दोस्तों फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली ये कहा गया कि आप कॉटन बनाओ, जूट बनाओ, इसके अलावा इंडिगो बनाओ। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जूट के लिए, कॉटन के लिए और इंडिगो के लिए अच्छी खासा माहौल था, और अंग्रेज जो थे वो बेसिकली इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसकी ज़रूरत थी, कॉटन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंडिगो की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इनको एक तरीके से कैश क्रॉप बोला गया, यानी कि जिनके बदले गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट कैश देती थी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बार बार कई सारी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रही। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के बेसिकली लो टेक्नोलॉजी ट्रैप था। लो टेक्नोलॉजिकल ट्रैप का मतलब है क्योंकि टेक्नोलॉजी कम है, इसलिए वो कम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से इनकम कम है, और क्योंकि इनकम कम है इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी कम है। तो एक तरीके से लो टेक्नोलॉजिकल ट्रैप में इकोनॉमी फंस गई। हम आउटडेटेड लकड़ी के सामानों का यूज़ करते थे, मतलब जो हल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लग्स बोलते हैं इसको। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का यूज़ लगभग ना के बराबर था। इसके अलावा साइंटिफिक कोई क्रॉप रोटेशन था नहीं हमारे पास में, लगातार हम एक ही फसल को बार बार पैदा कर रहे थे। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन, और यानी कि लगभग 17% एरिया पर मानसून जो थी उसके लिए हम मानसून पे डिपेंडेंट थे। और इसके अलावा जो पार्टीशन हुआ उसने भी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड करने का काम किया, यानी कि पार्टीशन की वजह से इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे जूट प्रोडक्शन का जो एरिया है बंगाल में, वो तो चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब करंट में वर्तमान में बांग्लादेश है, लेकिन जो जूट मिलें हैं वो इंडिया में रह गई, जिसकी वजह से इंडिया के सामने रॉ मटेरियल का शॉर्टेज पैदा हो गया।
इसी तरीके से लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फर्टिलाइजर इरिगेटेड लैंड प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस वेंट टू पाकिस्तान, लिविंग इंडिया विद फूड शॉर्टेज। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि इंडिया को पाकिस्तान डिवीजन की वजह से काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया को PL एक तरीके से आप कह सकते हैं PL 480 एक एग्रीमेंट करना पड़ा USA से, जिसमें USA जो है वो भारत को गेहूं देता था और बदले में भारत से रुपीस लेता था, मतलब रुपया लेता था। ये आपको याद रखना है। वैसे अमेरिका रुपीस नहीं लेगा, वो डॉलर लेगा, लेकिन PL 480 एग्रीमेंट के तहत कि भारत से रुपया लेने के बाद वो भारत को देता था वीट और राइस, वीट ही देता था बेसिकली। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें इंडिया के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि अगर आप युद्ध को नहीं रोकोगे तो हम आपको PL 480 की जो सर्विसेज है, जो सुविधा है, वो वापस खींच लेंगे। इसीलिए इंडिया के सामने ग्रीन रेवोल्यूशन करना ही चाहिए था, करना ही पड़ा। तो उसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ उस समय इंडिया की एग्रीकल्चर की कंडीशन किस तरीके की थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हमने एग्रीकल्चर की कंडीशंस समझी, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल की कंडीशन किस तरीके की थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इंडिया में ब्रिटिश ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की जगह इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन हुआ, यानी कि जितना इंडस्ट्री पहले डेवलप थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उससे भी खराब स्थिति इंडस्ट्री को देखनी पड़ी। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ब्रिटिश को चाहिए था हमारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटिश में बेसिकली 18 सेंचुरी या 17 सेंचुरी से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उनको चाहिए कॉटन, जूट, इंडिगो, और ये सब चीज़ें इंडिया से उनको मिल सकती थी। और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत की जो इंडस्ट्री है उनको एक तरीके से रॉ मटेरियल यूज़ करने से रोका जाए। दूसरा, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट रहा ब्रिटिशर्स के लिए, और अपने फिनिश गुड्स को प्रोवाइड कराने की, यानी कि मार्केट में खपाने के लिए, मार्केट में पंप करने के लिए, मार्केट में डंप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए इंडिया का दो तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो हरेसमेंट हुआ। सबसे पहला जो हुआ वो ये हुआ कि सप्लायर है रॉ मटेरियल का वो ले गए इंग्लैंड वाले, और फिनिश गुड्स बेची गई जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। इसकी वजह से इंडिया में बुरी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई इस तरीके की पॉलिसी की वजह से। तो कौन कौन सी पॉलिसी रही, उसमें सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज़ की, यानी कि ऐसा सामान जो इंग्लैंड से आएगा इंडिया में, खासतौर पे कॉटन, टेक्सटाइल, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया, जबकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पर टैक्स और विदेशों से बनी हुई मशीनी सामान को ड्यूटी फ्री। इसकी वजह से इंडिया मार्केट में जो ब्रिटिश गुड्स थी वो सस्ती हो गई और इंडियन गुड्स महंगी हो गई। तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो महंगी गुड्स को नहीं खरीदेगा, सस्ती गुड्स को खरीदेगा। इसकी वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आपने सुना होगा कश्मीर में कालीन थे, बंगाल में सिल्क की साड़ियाँ थी, इसी तरीके से ढाका के अंदर भी काफ़ी सारा अच्छा प्रोडक्शन होता था ये मुस्लिम का। तो इन सब का नुकसान हुआ इंडियन को, और इंडिया के जो इंडस्ट्री है वो एक तरीके से अपवर्ड जाने की जगह डाउनवर्ड की तरफ चली गई। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह रही कि ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स पॉलिसी बनाई वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। ब्रिटिश सामान को सस्ता करने के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया गया और इंडियन सामान पे बड़ी मात्रा में टैक्स लगाने की कोशिश की गई। इंडिया का 18 सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 25% था, जो कि 1900 तक आते आते लगभग 2% के आसपास रह गया। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा घटा, और इसकी वजह ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी रही। इसके अलावा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। आपको दोस्तों पता होगा कि इंग्लैंड के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ 18 सेंचुरी में, लेट 18 सेंचुरी में, उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर
के अलावा बेसिकली ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही, लेकिन 18th सेंचुरी के में वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें आई, बड़े बड़े इक्विपमेंट आए, जिसकी वजह से वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करने में सफल हो गए। अब इस लो कॉस्ट प्रोडक्शन करने के लिए उनको मार्केट चाहिए थी, तो उस मार्केट के लिए उन्होंने इंडिया में अपना सामान बेचा। इंडिया में हैंडलूम बनाया जाता था। अब हैंडलूम की वजह से जो कपड़े बनेंगे वो काफ़ी महंगे बनेंगे, जबकि जो रॉ मटेरियल जो मशीन बनाएंगी वो कंपैरेटिवली सस्ती बनेगी। आपको भी पता है, अगर आप हाथ से कोई चीज़ बनाते हो तो वो बहुत महंगी पड़ेगी, मशीन उसको बहुत ही सस्ती बना देगी, क्योंकि मशीन ज़्यादा क्वांटिटी में उतने ही समय में ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बना पाएगी। इन सब का नुकसान ये हुआ कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। Between 1800 to 1850, millions of handloom weavers lost their livelihood, और उसकी वजह से मिड 19th सेंचुरी तक आते आते बंगाल और मैसूर के जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो सारी की सारी डिस्पर्स हो गई, यानी ख़त्म हो गई एक तरीके से। इसके अलावा दोस्तों नए पैटर्न ऑफ डिमांड पैदा होने लगा। देखिए बहुत सारे ऐसे इंडियन थे जो अपने आप को ब्रिटिश जो कल्चर है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। वो एक तरीके से आप कह सकते हो वेस्टर्नाइज इंडियन एलिट ग्रुप कहलाने लगा। इसके अंदर ऑफिसर्स आते थे, प्रोफेशनल आते थे, लैंडलॉर्ड आते थे, जिन्होंने ब्रिटिश लाइफस्टाइल और उनकी कंजम्पशन पैटर्न को अपना लिया, यानी कि धीरे धीरे करके इंडियन की बनी हुई खादी का सामान, इंडियन गुड्स के प्रति उनकी डिमांड घटती चली गई, और ब्रिटिशर्स के लिए जो उनकी डिमांड है वो बढ़ती चली गई। इसका भी नुकसान इंडियन इंडस्ट्री को हुआ, और इंडियन इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा घटी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ। By 1931, British made cloth accounted of 70% of Indian textile consumption, while the handloom shrank to less than 7%। यानी कि 1931 तक आते आते भारत में जो कपड़े बिकते थे उसका 70% हिस्सा केवल और केवल इंग्लैंड में बनी हुई टेक्सटाइल ने ले लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर एक रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया, लेकिन रेलवे का जो इंट्रोडक्शन किया गया बेसिकली पहली जो रेल है वो मुंबई से थाने के बीच में चली, और 1853 में ये स्टार्ट हो गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई इंडिया के भले के लिए तो ट्रेन स्टार्ट की नहीं थी। बेसिकली उनको इसका पर्पज़ ये था कि जब वो रॉ मटेरियल गांव-गांव में रॉ मटेरियल वो इकट्ठा कर सके आसानी से और ब्रिटिश बेच सके। इसके अलावा ब्रिटिश में बनी हुई गुड्स को ट्रेन के माध्यम से अलग अलग जो एरिया हैं, जो दूरस्थ एरिया हैं, जो बहुत ही फार स्टेट है या कंट्री के बड़े बड़े हिस्से हैं, उन तक सामान को पहुंचाया जा सके। बेसिकली चीप ब्रिटिश गुड्स को हर जगह पहुंचाना और सस्ते रॉ मटेरियल को हर जगह से इकट्ठा करना ही इंडिया में रेलवे बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा। इसके अलावा दोस्तों लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट, इन तरीके की इंडस्ट्री जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस तरीके की इंडस्ट्री में कोई खास डेवलपमेंट का काम नहीं किया। बेसिकली ब्रिटिश का पूरा पर्पज ये था कि डेलिबरेटली भारत की इंडस्ट्री डेवलपमेंट को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके से हैवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया। हालांकि कुछ ऐसे कंपनी हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका कि 1907 में जमशेदपुर में हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश ने बेसिकली कॉटन, जूट, टेक्सटाइल इन सब पे तो ध्यान दिया, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्री हैं उन पर किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का भी रोल काफ़ी लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर खास तौर पे रेलवेज में, पोर्ट बनाने में, टेलीग्राफ में, पोस्टल सर्विसेज में, पावर सप्लाई में, इन्हीं पर इनका फोकस रहा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए कोई विशेष रूप से काम नहीं किया, और इस सब की वजह दोस्तों बेसिकली यही रही कि उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही से चलाना था। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इन सब की ज़रूरत थी, पावर की ज़रूरत थी, पोस्टल की ज़रूरत थी, टेलीग्राफी की ज़रूरत थी, पोर्ट की ज़रूरत थी, रेलवे की ज़रूरत थी। तो उन सब में तो उन्होंने काम किया, लेकिन जो आयरन है, स्टील है, या आप कह सकते हो एक तरीके से हैवी इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स हैं, इन सब के डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके से कोई विशेष तरीके से काम नहीं किया गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में किस तरीके की कंडीशन थी उसके बारे में जानकारी हो गई होगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।